एक क्यूरियोसिटी रहती है कि फंड मैनेजर्स हैं वो एक्चुअली करते क्या हैं, सो व्हाट गोज बिहाइंड द डेस्क। 4 सालों में मार्केट इतना बड़ा है कि ऑर्डिनरी आदमी को लगने लगा है कि मैं ही फंड मैनेजर हूँ। मार्केट इतना बढ़ गई है, मैंने कुछ स्क्रिप्ट्स लिए, वो ऊपर गए तो सबको लगता है कि मैं फंड मैनेजर हूँ। बट फंड मैनेजर होना इट्स अ वेरी रिगरस जॉब, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट फैक्टर उसमें आता है। आप लोगों का पैसा मैनेज कर रहे हो, सो यू आर ऑलवेज ऑन द टोज। तो म्यूचुअल फंड की जो अंदर वाली जो पर्दे के पीछे क्या होता है, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू। ये म्यूचुअल फंड जैसा आपने कहा कि बिल्कुल मतलब रोड वाला जो सेलर है उससे लेकर मतलब जो भी प्रोफेशनल्स हैं या जो भी म्यूचुअल फंड्स कर रहे हैं, या इवन यंग क्या कहते हैं चिल्ड्रन जो 25 के बाद जैसे ही आप जॉब लग जाता है या जो भी काम करने लगता है तो उसका एक पार्ट म्यूचुअल फंड में होना चाहिए। ये बहुत जग जाहिर हो गया, ये बहुत पॉपुलर हो गया। ये क्यों ज़रूरी है म्यूचुअल फंड्स, और म्यूचुअल फंड्स है क्या, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, और अर्ली इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है, ये ज़रा बताइए प्लीज़। सो म्यूचुअल फंड ऑब्वियसली सेबी रेगुलेटेड एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर आपको एक दिन के लिए अगर पैसा लगाना हो या 100 साल के लिए पैसा लगाना हो, दोनों चीज़ कैटर हो सकती है थ्रू म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में अलग अलग कैटेगरीज है जो सेबी ने डिफाइन किए हैं। सो यू हैव इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, यू हैव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, यू हैव डेट म्यूचुअल फंड्स। उसके आगे हम चले जाए तो यू हैव स्मार्ट बीटा म्यूचुअल फंड्स, थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स है। तो उसका एक हल्का सा मैं आपको एक सब कैटेगरीज बताता हूँ। आपने ये अलग अलग तरह के जो म्यूचुअल फंड्स हैं इसका जिक्र किया, लेकिन सबसे पहले तो ये बहुत मतलब जो यंग लोग हैं या जो इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड क्यों ज़रूरी है, उसकी क्या कहते हैं, उसकी स्ट्रेंथ और पावर क्या है, ये ज़रा आप विस्तार से बताइए प्लीज़। मैं एक बोल्ड स्टेटमेंट बताता हूँ कि भारत का कोई भी युवक 1 करोड़ आराम से अचीव कर पाएगा वैल्यूएशन में। कोई भी आदमी गरीब नहीं रह जाएगा। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त है ना? और क्या आर्थिक दृष्टिया मतलब फाइनेंशियली भी स्वस्थ हैं? नहीं मालूम। हम सबको नहीं मालूम होता है कि क्या हम वाकई में फाइनेंशियली स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, क्योंकि हमको अवेयरनेस ही नहीं होता है। और जब ये अवेयरनेस नहीं होता है ना, हम बिल्कुल मतलब इधर उधर से कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक कामनेस होता है ना कि भाई हम अब फाइनेंशियली स्वस्थ हैं, ये हमको नहीं समझ में आता है। जब तक आपको वाकई में उसके पर्सपेक्टिव्स और किस तरीके से आपको फाइनेंशियली सिक्योर्ड करना मालूम हो, तब तक आपको समझ में नहीं आता है। लेकिन आज के हमारे जो गेस्ट हैं समीर नेसरीकर, इनका काम यही है कि लोगों को फाइनेंशियली सिक्योर बनाना, उनको अवेयरनेस देना और इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव्स देना। समीर कोटक एएमसी में काफ़ी साल काम कर चुके हैं, नीलेश शाह जैसे फाइनेंशियल विजर्ड्स के साथ काम कर चुके हैं। तो नीलेश जी का अनुभव, अपना अनुभव लेकर उन्होंने काफ़ी राइटअप्स लिखे हैं। लोकसत्ता नाम का एक मराठी में न्यूज़पेपर है, पॉपुलर न्यूज़पेपर है, उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं और इस आर्टिकल्स का एक कंपाइलेशन उन्होंने एक किताब स्वरूप लाया है जिसका नाम है अर्थ साधना। तो ऐसे दिग्गज व्यक्ति महत्व को हम आपके सामने ला रहे हैं। तो ये आज अपने पॉडकास्ट में हमें ये पर्सपेक्टिव्स देंगे, अवेयरनेस देंगे कि फाइनेंशियली आप स्वस्थ कैसे रह सकते हो। आपको अगर इन्वेस्टमेंट्स करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, किस उम्र के साथ करना है, ताकि आप आगे चल के मॉनिटरीली आप बिल्कुल सिक्योर्ड हो। क्योंकि एक होता है कि आपको लाइफ में अगर कुछ भी करना हो या आनंद उठाना हो लाइफ में, तो आपको फाइनेंशियली भी सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप पैशनेटली तो अपना काम करते ही रहते हैं, लेकिन फाइनेंशियली अगर आप सिक्योर्ड हो, आपके पास वो स्वास्थ्य हो, तब लाइफ की क्वालिटी कुछ और हो जाती है। तो आइए उन्हीं के साथ बातचीत करते हैं और जान लेते हैं कि आर्थिक स्वास्थ्य कैसे लाया जाए।
नमस्कार समीर जी, नमस्कार। आपका स्वागत है बड़े आम में। थैंक यू सो मच। बड़ी खुशी है क्योंकि ये जो विषय है ना, इसके बारे में मैं खुद भी बहुत गहराई से जानना चाहता हूँ। क्योंकि इन्वेस्टमेंट या फिनेंस या क्या कहते हैं वेल्थ क्रिएशन, ये जो विषय है ये सबके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मतलब मैं तो क्या कहते हैं, हमारे पीढ़ी के जो लोग हैं ना, ये बहुत कम या बहुत देर बाद हमको ये महसूस हुआ। लेकिन जितनी जल्दी आप इसको महसूस करोगे, ये अवेयरनेस आएगा, तो आपकी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी, ये हमको अभी मालूम है। तो इसीलिए आपका जो ज्ञान है, आपका जो विजडम है, आपका जो नॉलेज है या आपका जो एक्सपीरियंस है इतने सालों का, ये हम बड़े आम में लाना चाहते हैं। तो पहली बात तो हम कहते हैं ना कि लाइफ का जो आनंद होता है, हैप्पीनेस, ये कब होता है? जब आप लाइफ में जो करना चाहते हो पैशनेटली, जो हम बड़े आम में लाना चाहते हैं कि बड़े आम में जो पैशनेट लोग हैं उनको हम बड़े आम में लाना चाहते हैं, और हम उनके एक्सपीरियंसेस, उनका सारा जो ज्ञान है हम शेयर करते हैं। तो हैप्पीनेस मतलब, जो मेरे ख्याल से आप भी इससे सहमत होंगे, एक होता है जो आप जो परसीव कर रहे हैं पैशनेटली, आपको जो करना चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं वो, और दूसरी बात आप फाइनेंशियली सिक्योर्ड हो। क्योंकि जब तक वो नहीं होना तब तक वो आनंद या तब तक वो एक रेस्टलेसनेस हमेशा रहेगा लाइफ में, इनसिक्योरिटी हमेशा रहेगी। सही बात। राइट। तो अब आप मतलब आपका जो जो नॉलेज है, आप इस पे आते हैं कि आप एक तो बैंकर रह चुके हैं, फंड मैनेजर रह चुके हैं, नीलेश शाह जैसे जो बहुत बड़े आज के क्या कहते हैं फाइनेंशियल विजर्ड हैं, उनके साथ आप काम कर चुके हैं। कोटक में आपने काम किया हुआ है बहुत साल। लेकिन उसके बाद आपको ये क्यों महसूस हुआ कि आपका ये जो सिक्योर्ड जॉब है वो छोड़ के लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करिए, या फाइनेंशियल एक पूरा क्या कहते हैं उसका अवेयरनेस, और उसका लोगों को इसका एक ज्ञान बांटे, आपका जो नॉलेज है, जो आपका जो एक्सपीरियंस है वो लोगों को बांटे, ये ऐसा क्यों लगा आपको? First of all, thank you so much for inviting me here. And in Kotak, since you mentioned about Nilesh Shah, so I was a small player in the products department, not the fund manager as such. Okay. So we were a part of a product team. I was a part of a product team in Kotak AMC. So I started my journey almost 17 years back, like 21 को मैंने opted out किया। I retired from as a voluntary retirement ले लिया, ऐसा समझ लो। 17 साल मैंने म्यूचुअल फंड में काम किया। उसके बाद भी ऑलमोस्ट 3-4 साल में फिनांस के जो अलग अलग पर्सनल फाइनेंस की जो अलग अलग डेफिनेशंस है, उसमें मैं बहुत रुचि रखता था। एंड अगर मेरे प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में अगर बताऊं, तो मैं स्पोर्ट्स पर्सन रह चुका हूं ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड टिल अबाउट 14 को हमने छोड़ दिया SY बीकॉम। कौन सा स्पोर्ट्स खेल रहे थे? आई वॉज अ पार्ट ऑफ क्रिकेट। आई मीन क्रिकेट वॉज वेरी क्लोज टू मी, एंड आई प्लेड एट द स्टेट लेवल। एकनाथ सोलकर जो वर्ल्ड के सबसे फेमस फील्डर में से है, क्रिकेटर में से है, वो मेरे कोच थे। अजित आगरकर, वसीम जाफर जैसे इंडिया लेवल पे जो खेले हुए हैं, वो मेरे टीम मेट्स थे। या तो पूरी स्पोर्ट्स की जर्नी थी अप टिल 97 में मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि इन ऑर्डर टू एक्सेल इन स्पोर्ट, यू नॉट ओनली शुड बी गुड एट इट, यू शुड एक्सेल एट इट। ओके, नहीं तो अपना जो करियर है वो एक ऑर्डिनरी करियर रह जाएगा। सो आई रियलाइज माई स्किल सेट्स, आई रियलाइज माई लिमिटेशंस, एंड देन आई थॉट कि चलो क्रिकेट तो हमने बहुत खेल लिया, अभी हम थोड़े पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं। बिकॉज पढ़ाई वॉज वेरी क्लोज टू मी। एकेडमिक्स में मैं इक्वली अच्छा था, स्पोर्ट्स में भी अच्छा था। तो एकेडमिकली ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड मोर इनटू काइंड ऑफ फाइनेंस और इकोनॉमिक्स और उस वाला लेवल की आपका जनरली एक पूरा क्या कहते हैं होलिस्टिक पूरा एक? आई वॉज स्कोरिंग गुड मार्क्स। ओके, आई विल सम इट दिस वे कि मार्क्स अच्छे आते थे, तभी उतनी सोच नहीं थी कि आगे जाके CA करना है, ICW करना है और MBA करना है। उतना घर से भी उतना रियलाइजेशन नहीं था कि एक करियर ऐसा प्रोफेशनल करियर होना चाहिए। बट मुझे पैसे का बहुत इंटरेस्ट था उसमें। एक छोटा सा चीज़ मैं शेयर करता हूँ। मैं एक जगह पे मेरे डैडी और मम्मी बोथ वेर वर्किंग, तो मैं एक जगह पे रहता था एक आंटी के साथ।
तो उनका एक छोटा सा दुकान था, ओके। वो जो बोलते हैं ना कि आगे दुकान पीछे मकान, हाँ। तो एक छोटा सा दुकान आगे था। सो मेनी टाइम्स, और मैं 8-9 स्टैंडर्ड में था, तो कोई आता था तो आई यूज्ड टू हैंडल दैट शॉप एज वेल। ओके। तो वहाँ से पता चला, एक जो बोलते हैं ना कि अरे पैसे हाथ में आ जाते तो थोड़ा बहुत आपको अच्छा लगता है कि अरे यू आर हैंडलिंग, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। वहाँ से एक छोटा सा वो पैसे का, पर्सनल फाइनेंस का एक जर्नी चालू हुआ, ऐसा मैं मानता हूँ। TY बीकॉम में मुझे अच्छे मार्क्स आए। मैं मुलुंड कॉलेज ऑफ कॉमर्स में था, तो हमारा आधा क्लास वॉज परसुइंग प्रोफेशनल कोर्सेस, CA, ICW, ऐसे सब लोग कर रहे थे। आई स्कोर्ड गुड मार्क्स एट TY बीकॉम। क्रिकेट मैंने छोड़ दिया था SY बीकॉम में। तो ये मैं बहुत, मेरी क्यूरियोसिटी अब जाग गई है। Yeah. क्रिकेट आजकल तो ऐसा है Yeah. कि हर पेरेंट चाहते हैं कि अपना बेटा मतलब क्रिकेट टीम में हो, इंडियन क्रिकेट टीम में हो। Absolutely. उसके लिए मतलब जी जान लगा देते हैं। Absolutely. बच्चे का मतलब वो हो ना हो, लेकिन पेरेंट्स का एस्पिरेशन होता है Correct. जो बच्चों में वो डालना चाहते हैं। तो आपको मतलब उस जमाने में ये महसूस होना कि भाई मेरी लिमिटेशंस ये है, मैंने अपना चलो जो पैशन था, जो उस समय का जो जोश था, वो मैंने पूरा कर लिया, लेकिन पूरे आगे चल के अगर परसीव करना है तो मुझे ये करना चाहिए। ये रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, ताकि आपके जो बाकी के जो स्किल्स हैं, आपके जो एबिलिटीज़ हैं, वो आप नहीं तो एक्सप्लोर नहीं करते हो अगर वो रियलाइजेशन नहीं होगा। एब्सोल्युटली। तो ये आपको लगता है कि ये आपने अच्छा डिसीजन लिया और आपने सही, आप उस पर चले कि ऐसा तो नहीं लग रहा है कि नहीं यार वो क्रिकेट जो बड़ा ग्लैमर था वो छोड़ के मैं मतलब probably that was the start of the glamour। जब मैंने छोड़ा था 96 onwards, फिर तभी IPL नहीं थी, कुछ भी ऐसा। जब अभी हम क्रिकेट जो देखते हैं, बहुत सारे लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि यार यू शुड हैव कंटिन्यूड विथ योर क्रिकेट, बट उनको ये मालूम नहीं कि आई ऑलमोस्ट 8 years आई वॉज ऑन ग्राउंड। मैं ग्राउंड पे ही था। स्पोर्ट्स करियर, क्रिकेटर का जो लाइफ रहता है वो अलग रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, आई यूज्ड टू स्टे इन डोंबिवली, और मैचेस होते थे आज़ाद मैदान, क्रॉस मैदान, वानखेड़े स्टेडियम। ओके, इन ऑर्डर टू ट्रैवल टिल मुंबई इट यूज्ड टू टेक 1.5 hours। ओके, उसके बाद 50 ओवर का मैच खेलो, उसके बाद घर जाओ। अगर वो स्टेट लेवल के मैचेस थे तो हमारे 3 दिन के मैचेस होते थे। तो ऑलमोस्ट वीक बिफोर आई वॉज जो हमारा टीम का एक मीटिंग होता है, तो ग्राउंड पे चले जाते हैं और फिर 3 दिन का मैच खेलो और फिर बाद में घर आ जाओ। सो द अमाउंट ऑफ टाइम वेस्ट नहीं बोलता हूँ मैं, बट जो इन्वॉल्वमेंट रहती है क्रिकेट के लिए वो बहुत टाइम जाता है। तो मुझे SY बीकॉम में थोड़ा सा रियलाइज होने लगा था कि आई नो माई लिमिटेशंस। आई मीन आई वॉज अ गुड क्रिकेटर बाय द वे, स्कोर्ड वेल, बट एक लिमिटेशंस भी पता चल गया था कि इसके आगे मैं नहीं जा सकता। एंड आई वॉज गुड एट एकेडमिक्स ऑल्सो, आई वॉज गुड, आई ऑलवेज टुक वेरी डीप इंटरेस्ट इन पीपल। मुझे बातचीत करने में बहुत रुचि आती थी सबके साथ। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा फील्ड होना चाहिए, ऐसा करियर होना चाहिए कि जिसमें आप इंटरेक्ट करो लोगों से, और आई वॉज एबल टू कन्विंस पीपल दैट पॉइंट ऑफ टाइम एज वेल। क्रिकेट में और मेरे आई वॉज आई वॉज कैप्टन एक्चुअली, ठाणे डिस्ट्रिक्ट का मैं कैप्टन था। ऑल थ्रू द करियर स्पोर्ट्स में मैं लीडरशिप रोल पे ही था। तो मुझे लोगों को साथ में लेके चलने का बहुत आनंद आता था। आई वॉज ऑलवेज अ टीम प्लेयर। तो वो एक रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, अभी हम क्रिकेट लिमिटेशंस है, इसके आगे हम अपना करियर थोड़ा सा अलग चूज कर लेते हैं। तो TY बीकॉम में सिर्फ लास्ट ईयर में लोग घूमते फिरते मजा करते, मैंने सिर्फ पढ़ाई की MCC कॉलेज में। फॉर्चुनेटली जिस क्लास में मैं था, जैसे मैंने अभी बताया कि वो सब स्टूडेंट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स थे। आज के तारीख में कोई वर्ल्ड बैंक में काम कर रहा है, कोई अलग लेवल पे ऊंचे पद पे है। तो उन्होंने मुझे बेसिकली एक इंस्पिरेशन दिया कि चलो एक प्रोफेशनल कोर्स कर लेते हैं। फिर TY बीकॉम के बाद मैंने CA की आर्टिकलशिप शुरू कर ली थी। तो अब जैसे आपने कहा कि आपने कोटक में काम करना शुरू किया और नीलेश शाह जैसे तो वो आपके कैप्टन थे, सही? एब्सोल्युटली। तो वो जब कैप्टन थे, अब ये होता है ना कि कई बार आप जो गेम खेल रहे होते हो, क्योंकि वो टीम वर्क होता है, तो क्या ये काम में भी आपने वर्क एरिया में भी इसका एप्लीकेशन किया है आपने, या आपके वर्क एरिया में ये हुआ है कि क्रिकेट के जो स्ट्रैटेजीज होते हैं ना, बिकॉज इट्स देयर इन योर सिस्टम, इन योर ब्लड, एंड देन यू अप्लाई इट इन योर वर्क। दैट्स व्हाई यू कहते हैं ना कि आपका गेम स्पोर्ट्स हो तो अच्छा है, बेहतर है, आप उसको लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हो। एब्सोल्युटली। तो ऐसा कुछ हुआ है?
कोई भी स्पोर्ट आप खेलो तो आपको बहुत सारे लेसन्स मिलते हैं। हाँ। सबसे पहला लेसन आपका ये है कि क्रिकेट के एग्जाम्पल लेते हैं, एक मैच में आप सेंचुरी बना सकते हो, नेक्स्ट मैच पे आप 0 पे आउट हो जाओगे। ओके। तो ये जो लर्निंग है लाइफ की, कि एनी करियर यू चूज, एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, एनी सिचुएशन ऑफ लाइफ, आप ऊपर भी जा सकते हो, नीचे भी आ सकते हो। ये बहुत जल्दी मुझे रियलाइजेशन हो गया कि लाइफ इज लाइक क्रिकेट, कभी परफॉर्मेंस होगा, कभी परफॉर्मेंस नहीं होगा। ओके, दैट वाज अ रियलाइजेशन। क्रिकेट खेलने के बाद हमको वो रियलाइज हुआ और एक अच्छी शिक्षा दी थी। एक इंसिडेंस बताना चाहता हूँ कि एक मेरा आई थिंक पहला या दूसरा मैच रहेगा, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिकेट, आई विल टेक लिबर्टी टू टेल यू दिस इंसिडेंस, कि सेकेंड या पहला ही मैच था शायद, और मैं 8th स्टैंडर्ड में था एंड 8वें नंबर पे मैं बैटिंग करने जाता था। मैंने इट वाज, किसको मालूम ही नहीं था कि ये बंदा खेलता है, तो 8वें नंबर पे गया और पूरे टीम का ऑल आउट हमारा कुछ 125-130 में हुआ था एंड आई वाज एबल टू स्कोर अराउंड 30 रन्स। तो 30 रन्स स्कोर करके हम जब अंदर आ रहे थे, एज एन टीम का तो ऑल आउट हो गया 130 में, पहली बैटिंग थी, 50 ओवर का मैच था, एवरीवन क्लैप फॉर मी। तो मुझे थोड़ा सा एक रियलाइजेशन हुआ कि अरे आज हमने अच्छा खेला है, अच्छी बैटिंग हुई है अपनी। आई लुक्ड एट माई कोच इन एंटिसिपेशन दैट ही विल प्रेज मी कि आपने अच्छा बैटिंग किया, बट लुक एट द विजडम ऑफ दिस पर्सन। एक दोतरे सर, उन्होंने क्या किया, मेरी तरफ देखा ही नहीं, और हमने रिसेस में जो लंच टाइम होता है, खाना वगैरह खाया, और हमारा फील्डिंग का जब टाइम आया तो उन्होंने मुझे बुलाया। तो मैं गया, तो उन्होंने मुझे एक ही लाइन बताई थी, वो अभी भी मेरे और थ्रू आउट माई करियर दैट रिमेंड इन विथ मी, कि आज बैटिंग हुआ है, आगे से करना पड़ेगा। सो ये जो लाइन थी ना, वो हम थोड़ा ऊपर थे, हवा से ऊपर चले गए थे 8th स्टैंडर्ड में, कि चलो आज अच्छा बैटिंग हो, इमीडिएटली उन्होंने नीचे लाके खड़ा कर दिया हमें। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको स्किल सेट्स और एबिलिटी हमेशा बिल्ड करती रहनी चाहिए। Absolutely. अवेयरनेस, आपकी जागरूकता हमेशा रखनी चाहिए, ताकि आप कंसिस्टेंट रहे। मतलब आज जो भी क्रिकेट के बड़े प्लेयर हैं, नाम कब से, मतलब इतने नाम हैं, उनकी कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो बड़े प्लेयर्स हैं। और मेरे ख्याल से लाइफ में फाइनेंशियल आपका जो हेल्थ होता है वो भी उसी में वही होता है। अवेयरनेस की बात है जहाँ पे आप कंसिस्टेंट कैसे। एब्सोल्युटली। तो आपने नीलेश जी के अंडर क्या ऐसा सीखा जो आप अभी भी अप्लाई कर सकते हो, या उस समय आपको जो एक कहते हैं ना कि आपको, जैसे आपने ये किस्सा बताया कि आपके कोच ने आपको ये दिया लाइफ में, करेक्ट, वैसे नीलेश जी से आपको क्या मिला और उस समय आप क्या अनुभव कर रहे थे उनके साथ? सो नीलेश सर के साथ काम किया, वो बहुत प्रॉब्ली वन ऑफ द फाइनेस्ट पीरियड, गोल्डन पीरियड ऑफ माय करियर, आई वुड से, because he is Sachin Tendulkar of finance world. Everyone knows about it. Of course. He is a Prime Minister Economic Advisory Council member, and he is respected everywhere. But before that, I will tell you one more thing. I was a part of NSDL. Okay. जब करियर की जब शुरुआत हुई थी तो almost 2.5 years I was a part of NSDL, which is the दो डिपॉजिटरीज है, CDSL and NSDL. तो NSDL का मैं हिस्सा था. So NSDL में मिस्टर CB भावे जब हमारे लीडर थे, बाद में ही वेंट ऑन टू बिकम सेबी चीफ देयर आफ्टर। तो उनके और मेरा करियर की शुरुआत थी ऑलमोस्ट। उसके पहले एक छोटा सा 6 महीने के लिए मैंने JP मॉर्गन चेस में काम किया था। सो पहले जब आप करियर की शुरुआत करते हो और आपको जो लर्निंग मिलता है, दैट स्टेज विथ यू फॉर अ लाइफ टाइम। तो NSDL में मुझे ऐसा शिक्षा मिली कि इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटीग्रिटी इज मोर इंपॉर्टेंट दैन इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड स्मार्टनेस रहता है, वो तो चाहिए, ओके, बट इंटीग्रिटी करके एक चीज़ रहती है, इंटीग्रिटी टूवर्ड्स योर वर्क, इंटीग्रिटी आप जब क्लाइंट के साथ डील करते हो तभी की इंटीग्रिटी। दिवाली में गिफ्ट आते हैं, बहुत सारे रहते हैं ना, हमको अलाउड नहीं था, ओके, वी वेर वेरी लाइक हम कभी ऐसा कोई भी क्लाइंट के साथ जब बात करें तो हम ऐसा गिफ्ट लेने का गुंजाइश नहीं था, दैट वाज नॉट अलाउड एट ऑल। तो हमको एक शिक्षा मिली NSDL में कि इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरे गुरुजी थे डॉक्टर VR नरसिम्हन, सो ही वाज माय डिपार्टमेंट हेड, एंड उन्होंने भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो हमें शिक्षा दी, दैट वाज लाइक इट इज़ फॉर अ लाइफ टाइम। उसके बाद मैं NSDL में आया।
सो NSDL में मेरा बहुत बड़ा करियर है, ऑलमोस्ट 17 ईयर्स इन डिफरेंट डिपार्टमेंट. आई वॉज अ पार्ट ऑफ कस्टमर सर्विस, जहाँ पे कॉन्टैक्ट सेंटर, कोर्ट केसेस, जो एस्केलेटेड केसेस रहते हैं इन्वेस्टर्स के, सेबी, एमफी, इनकम टैक्स से जो आते हैं केसेस, वो सब हमने हैंडल किए. मेरी एक टीम थी. उसके बाद फिर मैंने मेरे इमीडिएट बॉस को बोला कि नहीं, मुझे थोड़ा सा प्रोडक्ट के प्रति बहुत रुचि थी. प्रोडक्ट एज इन म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स, जो उसका जो कंसेप्शन रहता है, उसका जो कम्युनिकेशन रहता है. So before we'll come back to this, but before we go ahead, ये जो इंटीग्रिटी शब्द है ना, ये इतना महत्वपूर्ण है कि आप जो भी किसी भी एरिया के देखो, आप एक्सेल जो कर रहे हैं, इंटीग्रिटी इज देयर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लाइफ. क्योंकि जब तक वो नहीं होना, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी लॉन्गेटिविटी कभी नहीं रहेगी. किसी भी आप व्यवसाय में हो, किसी भी एरिया में हो, तो इंटीग्रिटी बहुत, और स्पेशली फाइनेंस, बिकॉज सामने वाला जो आदमी होता है वल्नरेबल होता है, उसको ज्ञान नहीं होता है. आप आइदर उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हो या उसको सही दिशा में ले जा सकते हो. ट्रू. तो जब इंटीग्रिटी रहेगी, एक ट्रस्ट फैक्टर बढ़ाएगा. ये ट्रस्ट फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल वर्ल्ड में कि कई बार होता है ना कि आपने इसको बिलीव किया और फिर आपने किया इन्वेस्टमेंट और बाद में पता चला कि नहीं, ये गलत है. है ना. तो उस पर तो विस्तार से हम बोलेंगे, बट ये इतना बड़ा क्या कहते हैं फैक्टर है जो आपको मिला है आपके कोचेज ने. इसी को कहते हैं कि ये बड़े कोचेज ऐसे होते हैं जो आपको लाइफ टाइम के लिए कुछ दे जाते हैं. एब्सोल्युटली. सॉरी, आप ये बात कर रहे थे कि म्यूचुअल फंड के जो प्रोडक्ट्स हैं. हाँ, सो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, हर एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो म्यूचुअल फंड, सिंस आई वाज अ पार्ट ऑफ म्यूचुअल फंड, सिंस बिकॉज ऑफ विच वी आर डिस्कसिंग अबाउट म्यूचुअल फंड हियर. सो उनको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि बिफोर मैनेजिंग क्लाइंट्स मनी, दे विल हैव टू विन इन्वेस्टर्स ट्रस्ट. ट्रस्ट पहले आता है, फिर बाद में एक वॉलेट शेयर उनको मिलता है. इन्वेस्टर बोलता है कि ठीक है, इनको हम पैसा देंगे. तो नीलेश सर के साथ ऑब्वियसली ही स्टिल MD ऑफ कोटक म्यूचुअल फंड. बहुत सारी चीज़ें में आई विल जस्ट रिपीट फॉर द ऑडियंस, ही इज़ द गोल्ड मेडलिस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट. इंडिया में नंबर 1 आए हैं वो. और व्हेन आई वॉज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट्स टीम एंड वी यूज्ड टू इंटरेक्ट विद फंड मैनेजमेंट, सेल्स टीम, सर के साथ भी इंटरेक्शन बहुत होता था. तो आई यूज्ड टू लुक एट हिम एज अ सेलिब्रिटी. फॉर मी ही इज स्टिल अ सेलिब्रिटी. तो और बड़े लोगों में से सीखने के आपको ये मिलता है कि वो कैसे सोचते हैं. इट इज़ कि ऐसा वो बताएंगे नहीं, ये ऐसा कर, ये ऐसा कर, ऐसे नहीं. सोच, वो कैसे सोचते हैं चीज़ों के बारे में. एग्जाम्पल, अगर एक पर्टिकुलर कैटेगरी में हमारा मार्केट शेयर थोड़ा कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए व्हाट आर द वेज इन विच वी कैन थिंक ऑफ इंक्रीजिंग द मार्केट शेयर. अगर परफॉर्मेंस बढ़ानी है कोई पर्टिकुलर फंड में, तो क्या सोच लेके वो डिस्कशन होता है. सो फॉर्चुनेटली आई वॉज अ पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल मीटिंग्स एंड उनमें उन्होंने जो सीखा है, आई मीन जो मैं सीखा हूँ इनडायरेक्टली, दैट इज़ अगेन आई विल से दैट इट विल बी चेरिश्ड विथ मी. लाइक, तो ये आप हम जो हमेशा मतलब एक क्यूरियोसिटी रहती है कि फंड मैनेजर्स हैं वो एक्चुअली करते क्या है. सो व्हाट गोज बिहाइंड द डेस्क. करेक्ट. तो किस तरह का काम और किस तरह का स्ट्रेस और किस तरह का आपके जो एक्सपर्टीज होते हैं वो उसके बारे में अगर आप बताएंगे. 4 सालों में मार्केट इतना बड़ा है कि ऑर्डिनरी आदमी को लगने लगा है कि मैं ही फंड मैनेजर हूँ. मार्केट इतना बढ़ गई है, मैंने कुछ स्क्रिप्ट्स लिए, वो ऊपर गए, तो सबको लगता है कि मैं फंड मैनेजर हूँ. बट फंड मैनेजर होना बहुत, इट्स अ वेरी रिगरस जॉब. बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट फैक्टर उसमें आता है. आप लोगों का पैसा मैनेज कर रहे हो, सो यू आर ऑलवेज ऑन द टोज. तो म्यूचुअल फंड की जो अंदर वाली जो पर्दे के पीछे क्या होता है, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू प्लीज. सो ऑब्वियसली एवरी म्यूचुअल फंड में एक MD और CEO रहते हैं. उनके नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं. उसमें फंड मैनेजर, तो CIO इक्विटी, जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, इक्विटी एसेट क्लास के लिए एक अलग होता है. जनरली ऐसा देखा गया है. डेट एसेट क्लास के लिए एक CIO डेट अलग होता है. उसके साथ ही उनके नीचे रिसर्च टीम रहती है. जैसे आप फार्मा इंडस्ट्री देख लो, फिनेंस इंडस्ट्री देख लो, IT इंडस्ट्री देख लो, ये अलग अलग इंडस्ट्री है. तो रिसर्च स्पेशलिस्ट होते हैं कि जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, उन इंडस्ट्री में रिसर्च करते हैं क्या हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर. उन्होंने वो कंपनी के अंदर कौन सा, वो सेक्टर के अंदर कौन सा बेस्ट स्टॉक हो सकता है कि जो हम इन्वेस्टमेंट के लिए हम लेके आ सकते हैं. तो ये पूरा रिसर्च टीम, उनका इनपुट, उनका काम यही रहता है कि
फॉर एग्जाम्पल XYZ कंपनी है और अगर मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ तो मेरा काम इतना ही रहेगा, XYZ कंपनी सुबह क्या कर रही है, दोपहर को क्या कर रही है, रात को क्या कर रही है, ओके मैं कंटिन्यूसली वो ट्रैक करते रहता हूँ एज एन रिसर्च एनालिस्ट। ओके, वो जो इनपुट्स है वो फंड मैनेजर के पास आते हैं। उसके बाद डिसीजन मेकिंग होता है। डिसीजन मेकिंग के लिए और दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और डिपार्टमेंट्स है। वन इज कंप्लायंस, इट इज रूल्स एंड रेगुलेशंस में कंप्लाई हो रहे कि नहीं, एंड सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट इज रिस्क मैनेजमेंट। कि रिस्क मैनेजमेंट टीम एक रिस्क ऑफिसर होता है, वो इंश्योर करता है कि फंड मैनेजर्स जो है और जो डिसीजन मेकिंग हो रही है वो विद इन पैरामीटर्स, विद इन स्टिपुलेटेड जो गाइडलाइंस है उसके अंदर हो रही कि नहीं हो रही है। ऐसा एक ओवरऑल। देन ऑब्वियसली यू हैव ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, यू हैव कस्टमर सर्विस, यू हैव सेल्स डिपार्टमेंट जो पैसा लेके आते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए। आई वुड से इंडियन म्यूचुअल फंड इज द वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट। ओह, इज इट? एब्सोल्युटली, बिकॉज सेबी रेगुलेशंस ने उन्होंने इतना तगड़ा बनाया है सेबी रेगुलेशंस दैट एवरी मंथ एंड आपको फैक्ट शीट मिलती है। एक पर्टिकुलर ABC स्कीम ने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, वो पूरा एज अ स्मॉल इन्वेस्टर हमको पूरा आपको जानकारी मिल जाएगी कि इस कंपनियों में ये पर्टिकुलर स्कीम ने इन्वेस्टमेंट किया है। डिस्क्लोजर नॉर्म्स बहुत तगड़े हैं, स्ट्रॉन्ग है, तो कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है कि विच इज़ हिडन। इट इज ट्रांसपेरेंट है, बहुत ट्रांसपेरेंसी है। सो आई विल से दैट इट इज वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट। दैट्स व्हाई बाहर के इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, FIIs बहुत ज़्यादा इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इज इट द फैक्ट? यस, वो तो अलग, ऑब्वियसली इंडिया का जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट है उसको देखते हुए वो सब लोग इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करते हैं। पर म्यूचुअल फंड जनरली एक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए हम बोलते हैं कि जो बंदा रास्ते पे केला बेच रहा है और जो बंदा HNI है, आउटसाइड इंडिया बिजनेस कर रहा है, वो दोनों के लिए उतना ही एप्लीकेबल है जी, म्यूचुअल फंड एज अ प्रोडक्ट। सो ये म्यूचुअल फंड जैसा आपने कहा कि बिल्कुल मतलब रोड वाला जो सेलर है उससे लेकर मतलब जो भी प्रोफेशनल्स हैं या जो भी म्यूचुअल फंड्स कर रहे हैं, या इवन यंग क्या कहते हैं चिल्ड्रन जो 25 के बाद जैसे ही आप जॉब लग जाता है या जो भी काम करने लगते हैं तो उसका एक पार्ट म्यूचुअल फंड में होना चाहिए। ये बहुत जग जाहिर हो गया, ये बहुत पॉपुलर हो गया। ये क्यों ज़रूरी है म्यूचुअल फंड्स, और म्यूचुअल फंड्स है क्या, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, और अर्ली इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है, ये ज़रा बताइए प्लीज़। ओके, सो म्यूचुअल फंड ऑब्वियसली सेबी रेगुलेटेड एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर आपको एक दिन के लिए अगर पैसा लगाना हो या 100 साल के लिए पैसा लगाना हो, दोनों चीज़ कैटर हो सकती है थ्रू म्यूचुअल फंड। ओके, म्यूचुअल फंड में अलग अलग कैटेगरीज है जो सेबी ने डिफाइन किए हैं। सो यू हैव इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, यू हैव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, यू हैव डेट म्यूचुअल फंड्स। उसके आगे हम चले जाए तो यू हैव स्मार्ट बीटा म्यूचुअल फंड्स। ओके, थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स है, तो उसका एक हल्का सा मैं आपको एक सब कैटेगरीज बताता हूँ। सो इक्विटी में अगर आप देखेंगे तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, मिड कैप म्यूचुअल फंड है, लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड है, फ्लेक्सी कैप है, मल्टी कैप है, अलग अलग कैपिटलाइजेशन के एंगल से है। आई शुड टेल यू दिस ऑल्सो दैट बाजार में अराउंड 5000 कंपनीज लिस्टेड है। ओके, फर्स्ट 200 कंपनी जो है उसे कहते हैं हम लार्ज कैप कंपनीज, जो निफ्टी में ज़्यादातर है। एब्सोल्युटली, ज़्यादा 101 to 250 ये जो कंपनीज है उसे हम मिड कैप कंपनीज करके बुलाते हैं, एंड 251 ऑनवर्ड्स दे आर टर्म्ड एज स्मॉल कैप कंपनीज। तो ऐसा एक डिवीजन होता है। सेबी रेगुलेशन, सेबी के जो डेफिनेशंस है ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, उन्होंने डिफाइन किया है कि अगर आपका फंड स्मॉल कैप है तो इतना परसेंटेज आपको अमाउंट स्मॉल कैप कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपका मिड कैप है तो इतना परसेंटेज अमाउंट आपको मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये जो लक्ष्मण रेखा सेबी ने डिफाइन की है उसके अंदर फंड मैनेजर्स काम करते हैं। दिस इज एज फार एज इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आर कंसर्न। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड एक अलग कैटेगरी है जिसके अंदर हाइब्रिड का मतलब ये है कि इक्विटी एसेट क्लास एंड अगर आप डेट एसेट क्लास ऐड कर देते हो उसमें, तो हाइब्रिड दोनों चीज़ साथ में रहती है। तो उसमें एक एग्रेसिव हाइब्रिड है कि जिसमें इक्विटी ओरिएंटेशन, इक्विटी एसेट क्लास का जो पैसा है वो ज़्यादा रहता है, डेट थोड़ा कम रहता है। कंजर्वेटिव हाइब्रिड है, उसमें उल्टा होता है। देन यू हैव इक्विटी सेविंग्स। ये थोड़ा सा टेक्निकल डिस्कशन है, बट वो
तो इक्विटी सेविंग्स में इक्विटी एसेट क्लास, डेट एसेट क्लास एंड आर्बिट्राज, ये तीनों का मिश्रण होता है. देन यू हैव बैलेंस एडवांटेज फंड्स. बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आपने देखी रहेगी कि दे बैलेंस दीज टू एसेट क्लास. एसेट क्लास. देन एक मल्टी एसेट करके और एक एसेट क्लास रहता है जिसमें इक्विटी भी रहता है, डेट भी रहता है, कमोडिटी भी रहता है. ओके. देन द फाइनल वुड बी से डेट प्रोडक्ट्स. तो डेट प्रोडक्ट में जैसे आप इक्विवेलेंट के लिए बात करें तो बैंक एफडी अगर आप बोलेंगे तो दैट इज अ डेट प्रोडक्ट. ओके. कि जिसका इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट की कोई कंपनी में नहीं रहता है. जो ट्रेजरी बिल्स है, बॉन्ड्स है, उसके अंदर बेसिकली उनका इन्वेस्टमेंट हो जाता है. उसमें भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार है. जैसे ओवरनाइट फंड करके है, आपको एक दिन जस्ट ओवरनाइट के लिए अगर पार्क करना है मनी तो आप वहाँ पे कर लीजिए. लिक्विड फंड है जो आपको एक आध 2 महीने के लिए अगर आपको पैसा चाहिए, बाद में आपको वापस लेना है तो आप लिक्विड फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. वैसे ही लो ड्यूरेशन है, मीडियम ड्यूरेशन है, एंड जैसे ही ड्यूरेशन बढ़ता है वो अलग अलग उनके नाम रहते हैं. ये एक ओवरऑल एक म्यूचुअल फंड का पिक्चर है. इसमें थीमेटिक करके फंड कैटेगरीज है. उसमें जैसे कोई सेक्टर ओरिएंटेड फंड बोलते हैं उसको, कि आईटी सेक्टर के लिए एक फंड है. सो इफ़ यू नो आईटी सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है, सो यू कैन हैव इन्वेस्टमेंट इन आईटी फंड. फार्मा फंड है, बैंकिंग फंड है. सो ऐसे थीमेटिक फंड भी होते हैं. या आपने ये अलग अलग तरह के जो म्यूचुअल फंड्स हैं इसका जिक्र किया, लेकिन सबसे पहले तो ये बहुत मतलब जो यंग लोग हैं या जो इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड क्यों ज़रूरी है, उसकी क्या कहते हैं, उसकी स्ट्रेंथ और पावर क्या है, ये ज़रा आप विस्तार से बताइए प्लीज़. मैं एक बोल्ड स्टेटमेंट बताता हूँ कि भारत का कोई भी युवक 1 करोड़ आराम से अचीव कर पाएगा वैल्यूएशन में. कोई भी आदमी गरीब नहीं रह जाएगा. मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ. अगर कोई बंदा है जिसको एक 15,000 रुपीज़ का जॉब लगा हो एट द एज ऑफ 25, ओके, उसमें से वो 1,500 रुपया इन्वेस्टमेंट करना चालू करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जनरली हम क्या करते हैं कि हम रिटायरमेंट की बात करते हैं. हमारा ये मानना है कि पहला जब आपको सैलरी मिलती है, पहली सैलरी, उस सैलरी में ही आपने रिटायरमेंट की सोच अपनी रखनी चाहिए. बिकॉज आपको एक समय बहुत अच्छा मिल जाता है. एंड इन्वेस्टमेंट में ये देखा गया कि जितना ज़्यादा समय आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वेल्थ क्रिएशन की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती है बिकॉज ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग. मैं एग्जांपल बताता हूँ. 1,500 रुपया अगर कोई 25 उम्र के युवक ने इन्वेस्टमेंट कर ली पर मंथ, और अगर 35 ईयर्स तक वो करता है, दैट इज स्टिल उसके रिटायरमेंट तक, तो अगर कैलकुलेशन करोगे तो इट विल बी अराउंड 6,30,000 का एक्चुअल कॉस्ट इन्वेस्टमेंट होता है. बट अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्टमेंट करते हो, और मैं एक एजम्पशन के रूप में ले रहा हूँ कि 12% से आपको ग्रोथ मिल रही है, कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रेट इज 12% पर एनम. दैट्स इट, मिनिमम 12% पर एनम. वेरी कंजर्वेटिव नंबर आई एम टेकिंग. तो आपका एट द एंड ऑफ योर 60 ईयर्स जो वैल्यूएशन रहेगा दैट विल बी 1 करोड़. व्हाट आर यू सेइंग? यस, सिर्फ 1,500 रुपये. सिर्फ 1,500 रुपये. इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि द टाइम, जितना आप टाइम देते हो आपके इन्वेस्टमेंट को ग्रो होने के लिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से वो पैसा आगे बढ़ता जाता है. एंड हियर आई एम एज्यूमिंग दैट 1,500 वी आर इन्वेस्टिंग इन इक्विटी म्यूचुअल फंड. दूसरी एक चीज़ पावर ऑफ कंपाउंडिंग का, इट इज़ वेरी लार्जली स्पोकन वर्ड है, बट बहुत कम लोगों को ये समझा है. इवन जो इवॉल्व इन्वेस्टर्स है उन्होंने ये शब्द को ज़्यादा प्रैक्टिकली यूज़ नहीं किया है. उनके जहन में तो है कि ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है. आई विल गिव यू वन एग्जांपल. सेम 12% एनुअलाइज ग्रोथ रेट हम पकड़ते हैं. इसके पहले और एक चीज़ बता दो. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रूल ऑफ 72. ओके. हर एक रूल अलग अलग रहते हैं. फाइनेंस में एक रूल है रूल ऑफ 72. तो 72 रूल क्या बोलता है कि एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल प्रोडक्ट में आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे एग्जांपल बैंक एफडी में आपने इन्वेस्टमेंट किया, पूरी भारतवर्ष का एक चहेता प्रोडक्ट है बैंक एफडी, सब लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं. तो 72 डिवाइडेड बाय एग्जांपल के तौर पे 7% का आपको एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है. तो 72 डिवाइडेड बाय 7, इट मीन्स उसका आंसर है 10 पॉइंट समथिंग, 10.2830. 10 सालों में आप बैंक
एफडी में जो पैसा रखते हैं वो डबल हो जाएगा आपका। 72 डिवाइडेड बाय म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड का जो ग्रोथ रेट हमने एजम्पशन लिया है 12%, तो 6th ईयर में आपका पैसा डबल हो सकता है। एंड माइंड यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ डिस्क्लेमर दैट म्यूचुअल फंड का रिटर्न्स जो रहता है वो लीनियर रिटर्न्स नहीं है। इट इज़ नॉट दिस लाइन, ऐसा स्ट्रेट नहीं जाएगा, मार्केट ऊपर नीचे हो जाएगा, होता रहता है। बट इंडियन इकोनॉमी के ऊपर आप भरोसा रखते हो, इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रेंथ के ऊपर अगर आप भरोसा रखते हो तो डेफिनेटली 12% इज अचीवेबल। अगेन इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ओके, हर जो बंदा इन्वेस्टमेंट करता है उसने उसका स्कीम ऑफर डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहिए। एक एज ए डिस्क्लेमर आई एम टेलिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है कि ऐसा एक एग्जांपल लेते हैं वापस कि 10 लाख का आपने इन्वेस्टमेंट किया है और जैसे मैंने अभी बताया कि 6वीं साल में आपका वो पैसा डबल हो जाएगा। सो यू ऐड 10 lakhs मोर बाय द एंड ऑफ 6th ईयर। इफ यू कंटिन्यू टू होल्ड द सेम इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर, जब 10th ईयर आ जाएगा तो आपको और एक 10 लाख रुपए उसमें ऐड हो जाएंगे। तो पहले 10 लाख जो डबलिंग का है वो ऐड होने के लिए आपको 6 साल लगे। उसके आगे वाले जो 10 लाख रुपए है वो 4 सालों में आपको मिलते हैं और उसका फिर कंपाउंडिंग होता है, उसके होते रहता है। उसके आगे वाले आपको और, ये इसका गणित है, ये गणित है। तो हमको क्या होता है, जो हमने लाइक आई बीन टॉकिंग विद ऑल थ्रू आउट माई 2-2.5 साल में बहुत सारे लोगों से बात किया जब मैंने ये एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी चालू किया है। तो 7वें-6वें साल में जब अमाउंट थोड़ा बहुत बढ़ जाता है तो लोगों को यूरोप टूर के ख्याल आ जाते हैं मन में। बेसिकली ना रिटायरमेंट के लिए कोई सोच नहीं रहा है। सो हम ऐसा बताना चाहते हैं कि लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ इन इंडिया ऑन एन एवरेज इज 70-75 ईयर्स, ऑलमोस्ट डबल दैन जब हमारा इंडिपेंडेंस हमें मिला था उसका ऑलमोस्ट डबल हो गया है। इफ़ यू आर इन गुड हेल्थ यू विल लिव लॉन्गर। सो अगर 90 ईयर्स लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ इंडिया अगर मान के चलो, अगर आपका हेल्थ अच्छा है 85 ईयर्स मान के चलो, और आप अगर रिटायरमेंट ले रहे हो 60 ईयर्स में, सो यू हैव 25 ईयर्स इन फ्रंट ऑफ यू कि जो आपकी पूंजी है आपको थोड़ा थोड़ा पैसा लगेगा भी और आपको उसकी भी ग्रोथ करनी है, दोनों चीज़ साथ में करनी पड़ेगी। करेक्ट। तो इसके लिए हम सबको यही सलाह देते हैं कि जब भी आपकी पहली सैलरी आती है तभी से आप रिटायरमेंट की सोच रखो। जब पहली सैलरी आएगी ऑब्वियसली छोटी सैलरी आएगी, बट यहाँ छोटे बड़े का सवाल ही नहीं है। 1,500 मतलब अगर आप एब्सोल्युटली कोई वर्कर भी मतलब वो कोई भी कर सकता है, छोटा सब्जी वाला भी कर सकता है। एंड आई लाइक मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, उनको मैंने एब्सोल्युटली ऑनबोर्डिंग किया है आफ्टर दिस डिस्कशन एंटायर कि लाइक उनकी तरफ कोई जाता नहीं है ना। सब लोग क्या होता है कि सैलरी बड़ी है, बड़े लोग तो बैंक में जाओगे, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाओगे तो उनको बोलते हैं कि भाई आप इन्वेस्टमेंट करो, इनको कौन बोलेगा। तो वो भी एक थोड़ा समाज कार्य कर रहे हैं कि जो समाज के निचले वर्ग है उनको भी हम इक्विटी एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि सिर्फ 1,500 आप इन्वेस्ट करने से म्यूचुअल फंड से आप इतने साल में करोड़पति बन सकते हो। तो करोड़पति बनने में मतलब कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप घर पे बन सकते हो अगर इसका। तो इसको फिर मल्टीप्लिकेशन में आप सोच सकते हो कि क्या वेल्थ आप कमा सकते हो। अब ये हमने हमारे जनरेशन ने थोड़ा सा मिस किया कि हमको कभी किसी ने, हम जब यंग थे उस एज में कभी बताया नहीं कि म्यूचुअल फंड की ये स्ट्रेंथ होती है। वरना आज हम बट हमारे ज़माने में ये था कि इंश्योरेंस पहले कर लो, और मतलब पैसे आए नहीं कि आप इंश्योरेंस कर लो और इंश्योरेंस को आप आगे चल के इतना पैसा आपको मिलेगा। सो इंश्योरेंस को हमने इन्वेस्टमेंट की तरह देखा था। तो ये ज़रा बताइए, अब हमें पता चलता है कि नहीं भाई, इंश्योरेंस होता है, इट इज़ नॉट इन्वेस्टिंग मनी एंड इट कैन नॉट मेक यू वेल्दी। तो ये ज़रा कॉन्सेप्ट ज़रा समझा के बताइए। एब्सोल्युटली, बिकॉज इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं। लोगों को ये समझ में आने लगा है अभी कि इंश्योरेंस के एंगल से देखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के एंगल से देखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट में म्यूचुअल फंड इज़ वन ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो इंश्योरेंस की जब हम बात करते हैं तो दो इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंसेस आपने ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो है टर्म इंश्योरेंस। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं और फिर मैं बाद में बताता हूँ कि 3 लोगों की फैमिली है। जो हस्बैंड है वो काम पे जाता है, ही इज़ अ ब्रेड अर्नर,
10 लाख रुपए की सैलरी है, वाइफ घर पे है और बच्ची स्कूल में जा रही है. इफ समथिंग एंड दे हैव अ सेट ऑफ अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ओके, उनका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है. एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल दूसरा है कि जिसमें सेम कॉम्बिनेशन है, 50 लाख रुपए की सैलरी है. तो रिस्पेक्टिव फैमिलीज दे लीड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ओके, समथिंग हैपन्स टू द ब्रेड अर्नर, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हिलना नहीं चाहिए. जो व्यक्ति रहेगी जीवित, उसके लिए वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हिलना नहीं चाहिए. इसका मतलब ये है कि आपने ऐसा इंश्योरेंस लेना चाहिए विच विल कॉम्पेंसेट द इनकम विच अदरवाइज वुड हैव बीन रिसीव्ड. तो वो इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंस है जिसे टर्म इंश्योरेंस कहते हैं. बहुत कम अमाउंट में आपको एक बहुत बड़ा अच्छा टर्म इंश्योरेंस मिल सकता है. गदी माडगुळकर जो मराठी के बहुत बड़े लेखक हुए हैं, उन्होंने बोला था गीत रामायण में, उन्होंने लिखी है कविता, पंक्तियाँ कि जीवासवे जन्मे मृत्यु. जब जन्म का जन्म होता है तो मृत्यु का भी जन्म होता है. इफ दैट इज द फैक्ट ऑफ लाइफ, दैट इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ, यू कांट रन अवे फ्रॉम डेथ. एंड इफ द डेथ इज सर्टन, इंश्योरेंस भी आपका उतना होना चाहिए. हम ऐसा बोल नहीं सकते कि मैं ठीक है, मुझे लगता है कि मैं 15 साल जीऊँगा. ये सर्टनिटी आपके लाइफ में आ नहीं सकती, बिकॉज यू नेवर नो. वी आर रिकॉर्डिंग दिस टुडे, वाइल ऑन द वे बैक आई मे नॉट बी देयर टुमारो. ओके, तो ये अगर अनसर्टनिटी मौजूद है लाइफ में, तो आपको लाइफ का उस हिसाब से प्लानिंग करना पड़ेगा. उसके लिए एक छोटा सा अमाउंट आप दे दो, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से ले लो, लेकिन टर्म इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है फैमिली के लिए. लेकिन टर्म इंश्योरेंस, ये ज़्यादातर इंश्योरेंस जो एजेंट्स हैं ये बताते नहीं है, ये बोलते नहीं. कई बार मैंने देखा है, मेरे दोस्त कई, मतलब मेरी जो कम्युनिटी है वो टर्म इंश्योरेंस वो कभी बताते नहीं. ये क्यों होता है? नहीं, टर्म इंश्योरेंस तो ऑब्वियसली आई मीन माइट बी द अर्लियर एरा कि जहाँ पे इसका ज़्यादा आकलन नहीं था, ज़्यादा लोग उसके ऊपर बात नहीं करते थे. बट आई वुड से बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस टुडे, एवरीवन इज़ अवेयर ऑफ टर्म इंश्योरेंस. स्लोली सब लोग जो ये फील्ड में है वो टर्म इंश्योरेंस के बारे में डेफिनेटली बात करते हैं. थिंग्स आर चेंजिंग, आई विल पुट इट दिस वे, वी विल थिंग्स आर चेंजिंग एंड थिंग्स आर चेंजिंग फॉर द बेटरमेंट. तो वो चेंज हो रहा है, ये मैं भी देख रहा हूँ. दूसरा एक इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंस है, दैट इज़ मेडिकल इंश्योरेंस. तो मेडिकल इंश्योरेंस में मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, सबसे बात करते रहते हैं कि बहुत सारे लोगों का इंश्योरेंस 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख ऐसा इंश्योरेंस है. वो भी बहुत सालों पहले इंश्योर्ड अमाउंट, यस. सो वो भी बहुत सालों पहले लिया हुआ इंश्योरेंस है. अभी 2 चीज़ मैं कहना चाहता हूँ इसमें कि मेडिकल इंश्योरेंस, एक कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल इंश्योरेंस आपका होना चाहिए. इसका मतलब ये है, अच्छा उससे पहले और एक चीज़ बता दो कि कोई भी आप मुझे पूछेंगे कि मेडिकल इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए अमाउंट. उन्होंने 2 लाख रुपए लिया, इसने 5 लाख लिया, इसने 10 लाख लिया, तो कितना लेना चाहिए. तो जब हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं लाइफ में, रिस्क मैनेजमेंट की जो प्लानिंग करते हैं, उसमें आप बहुत ही कंजर्वेटिव एंगल से प्लानिंग करनी चाहिए. इसका मतलब है समथिंग बैड हैपन्स टू मी, उसका प्रोबेबिलिटी इज 100%. उल्टा प्लानिंग करते हैं इसका. इफ समथिंग बैड हैपन्स टू मी, उसका प्रोबेबिलिटी 100% है, तो मैं कौन सा इंश्योरेंस क्यों नहीं लेना चाहिए. अमाउंट कैसे डिटरमाइन करें. वी आर सिटिंग इन मुंबई का बेस्ट हॉस्पिटल, जो 3, 4, 5 हॉस्पिटल्स रहेंगे. आप पूना में हो तो पूना का बेस्ट हॉस्पिटल. और अगर आपको वर्स्ट डिसीज होता है, हार्ट, कैंसर, ऐसे जो बोलते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड डिसीजेस रहते हैं, वो अगर आपको होते हैं, तो ये बेस्ट हॉस्पिटल में उसका कॉस्ट कितना है, ट्रीटमेंट का कॉस्ट कितना है, वो आपने देखना चाहिए. दैट इज़ अ फर्स्ट लेवल कि आपने ऐसा सोचना चाहिए. उसके बाद क्या होगा कि आपको लगेगा कि नहीं यार ये बेस्ट हॉस्पिटल है. अभी बेस्ट हॉस्पिटल क्यों? बिकॉज अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कोई भी आदमी के लिए उसका शरीर होता है, वो खुद होता है, बाकी सब छोड़ दीजिए. तो अगर कुछ एलिमेंट, अगर कुछ डिसीज़ होता है, कुछ सर्जरी करने की ज़रूरत गिरती है, तो आप बेस्ट हॉस्पिटल में जाओगे, वहाँ पे ही ट्रीटमेंट करने की कोशिश करोगे. इसके लिए बेस्ट हॉस्पिटल. तो उसमें एक फर्स्ट लाइन आपको आ जाता है कि ये इतना इतना खर्चा है,
तो अगर हमने इंश्योरेंस पॉलिसी निकाला तो इतना प्रीमियम आता है। तो सेकंड कैलकुलेशन में क्या होगा कि आप बोलोगे कि अरे ये तो थोड़ा सा मुझे ना ज़्यादा लग रहा है, बिकॉज आई विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड दिस काइंड ऑफ प्रीमियम, देन यू डू सम एडजस्टमेंट्स। फिर आप ये जो कैलकुलेशन है उससे थोड़ा सा बाहर आ जाइए, फिर आप दूसरा कैलकुलेशन कीजिए कि ठीक है जितना आप अफोर्ड कर सकते हो उतना तो लीजिए। बट वो दिमाग में आपके होना चाहिए कि दैट इज द जो फर्स्ट स्टेप में है, दैट इज द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस यू शुड ऑलवेज हैव। ऑब्वियसली इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ इनकम यू आर अर्निंग। कोई गरीब बोल सकता है कि नहीं यार इतना तो मैं अफोर्ड नहीं करूँगा, कोई अमीर आराम से ले सकता है, वो भी अंडर इंश्योर्ड रहते हैं। वो भी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो मिडिल क्लास है वो भी अंडर इंश्योर्ड है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो है जिन्होंने इंश्योरेंस लिया था 50 लाख, टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, 50 लाख रुपए लिया है 10 साल पहले, उनका उतना ही कंटिन्यूस अभी भी उतना ही टर्म इंश्योरेंस चल रहा है, उनका सैलरी हो गया है 2 करोड़। सो देर इज अ गैप बिटवीन, सो इट इज़ नॉट अ प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग। सेम द केस विद मेडिकल कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल इंश्योरेंस। आज के तारीख में बहुत रोबस्ट पॉलिसीज़ है। आपको ऐसा इंश्योरेंस लेना चाहिए जहाँ पे कुछ भी कैपिंग ना हो, कि आप अगर हॉस्पिटलाइज होते हैं, ऑपरेशन थिएटर में कुछ कैपिंग ना हो, आप आईसीयू में जाते हो वहाँ पे भी कुछ कैपिंग ना हो। एज इन कैपिंग का मतलब है कि अगर 10,000 रुपया एक पर्टिकुलर रूम रेंट रहेगा तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी लोगे तो पूरा ही मिलना चाहिए, ऐसा कोई पॉलिसी लेना चाहिए आपने। वी कॉल इट एज कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल पॉलिसी। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो चीज़ अगर आप करते हो तो आई थिंक अलॉन्ग विद द इन्वेस्टमेंट, डिपेंड्स कि डायरेक्ट इक्विटी में करो इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड थ्रू वेल्थ क्रिएशन करो, तो आपका एक जो बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग है दैट विल बी टेकन केयर। नाइस। तो इंश्योरेंस ये हमारी लाइफ को इंश्योर्ड करने के लिए, जैसा Right. आपने कहा कि ये इन्वेस्ट करते हो ताकि आपका एक बैकअप रहे और आपका आगे वाली फैमिली को इसको आप सिक्योर करते हो। लेकिन अगर आप एक्टिव इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो और क्या क्या तरीके हैं इन्वेस्ट करने के, राइट, है ना, अदर देन द बैंक तो सेविंग्स आपका जो अकाउंट है वहाँ पे तो कितना इंटरेस्ट है आपको मालूम है, बट अदर प्रोडक्ट्स या अदर वेज ऑफ इन्वेस्टिंग क्या है? सो मैं म्यूचुअल फंड से बिलोंग करता हूँ, तो म्यूचुअल फंड का नमक खाया है, तो ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड एंड दैट टू इक्विटी म्यूचुअल फंड वेल्थ क्रिएशन के लिए। अगर इफ़ यू बिलीव दैट यू नो बेटर देन फंड मैनेजर्स, यू नो बेटर देन मार्केट, आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, डायरेक्ट स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट उसमें क्या है कि अक्सर ऐसा पाया जाता है कि लोगों का रिसर्च कम होता है उसमें। यू कांट डू योर इन्वेस्टमेंट ऑन द वे, लाइक ऐसा ऑफिस के लिए जा रहे हो फटाक से ये कुछ शेयर्स ले लिए लॉन्ग टर्म के लिए, ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे बहुत रिसर्च करने की आवश्यकता है। म्यूचुअल फंड में रिसर्च एनालिस्ट रहता है, उनका अनुभव ही 10-10, 15-15 सालों का अनुभव रहता है विद अ पर्टिकुलर स्टॉक, विद अ पर्टिकुलर सेक्टर। सो एंड ऑब्वियसली फंड मैनेजर का इतना अनुभव रहता है। तो मेरा तो मानना ऐसा है कि आपको कितना रिटर्न कमाना है, 15% कमाना है, 12% कमाना है। 15% का मतलब ये है, 12% का मैंने, अब हमारा पहली जब बात हुई थी तभी हमने बताया कि इफ़ यू गेट 12% रिटर्न CAGR कंपाउंडेड बेसिस पे, अगर आप 1 रुपया डाल रहे हो तो 10वीं साल में आपका 3 रुपया हो जाएगा। इफ़ यू गेट 15% रिटर्न फ्रॉम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, फॉर दैट मैटर इक्विटी इन्वेस्टमेंट, आपका 1 रुपये का अमाउंट 4 रुपया हो जाएगा। राकेश झुंझुनवाला सर ने भी बोला था कि दैट इज द बेस्ट रिटर्न यू कैन गेट। अगर 15% आपको रिटर्न मिलता है तो उससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको। यू शुड नॉट रन बिहाइंड मल्टी बैगर इन सेलेक्टिंग मल्टी बैगर स्टॉक्स, बिकॉज दैट इज इन वेन। क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इतने हो रहे हैं दुनिया में। 25 साल पहले की दुनिया और आज की दुनिया, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 25 साल पहले वाला चश्मा लेके आप आगे वाली दुनिया को देखोगे तो देर आर लाइकलीहुड दैट यू विल गो रॉन्ग। तो जैसा हम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, और कई बार होता है जो शुरू करते हैं ना इक्विटी में, तो एक बड़ा एक्साइटमेंट आ जाता है और बड़े आप क्या कहते हैं रिकमेंडेड इसमें बड़े जाते हो कि कोई इसने बोला आप इन्वेस्ट कर लेते हो, है ना। और कई लोग ऐसा है कि अरे ये मल्टी बैगर है, इसमें आप ये छोटा लग रहा है लेकिन आगे चल के ये आपको बहुत बड़ा देगा, ये देगा, ये ऐसे बहुत सारा चल रहा है। और आज अगर आप इंडेक्स देखो तो जो इंडिया का निफ्टी इंडेक्स गया है वो काफ़ी ऊपर गया है काफ़ी, तो ऑब्वियसली एक्साइटमेंट बहुत है, ये है। तो ये सारे क्या कहते हैं माहौल में ये एक्साइटमेंट तो है, अट्रैक्शन है, बहुत सारा पैसा आ रहा है, हो सकता है इसमें गलत इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है।
तो इस इन्वेस्टमेंट को किस तरह से देखें, कैसे आप क्या कहते हैं, आपका कैपिटल कैसे बचाएं? ओके, सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज आजू बाजू में जो माहौल है तो ऐसा लग रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट में अगर डायरेक्ट स्टॉक में करूँ तो ये नेक्स्ट डे ऊपर ही जाने वाला है, ये ऐसा माहौल बना है. लाइक इफ यू लुक एट द मार्केट्स लास्ट फ्यू मंथ्स, कपल ऑफ ईयर्स, ऊपर चलेगी. कोविड के बाद पूरा मार्केट ऊपर है. तो यहाँ पे अक्सर ये पाया जाता है कि हर एक पर्टिकुलर स्टॉक का, मैं डायरेक्ट इक्विटी की बात कर रहा हूँ, एक साइकिल रहता है. ओके, देयर आर फ्यू कंपनीज विच हैव बीन परफॉर्मिंग वेल ओवर द ईयर्स. ओके, बट उनका ग्रोथ रेट ऑब्वियसली अगर स्टॉक की बात करें तो एक मॉडरेट ग्रोथ रेट है. लोगों को ना बहुत कम टाइम में अमीर बनना है, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल. एक बहुत अच्छा लाइन मैंने पढ़ा था कि द शॉर्टेस्ट पीरियड टू बिकम रिच इज़ टू गो लॉन्ग. ओके, तो आप ये सोच के चलना पड़ेगा कि अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा. ओके, यू कैन नॉट बिकम रिच ओवरनाइट. ओके, सेकेंड थिंग, एज फार एज अभी एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, कोई 30-35 ईयर्स का कोई बंदा है, उनको स्टॉक मार्केट में रुचि है, वो स्टॉक मार्केट देखता है, थोड़ा बहुत समझता है, लोगों से बात करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, दैट इज़ फाइन. बट डू यू नो द फैक्ट दैट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सेंसेक्स है, इसमें जो कंपनीज़ है आज और 25-30 साल पहले जो कंपनीज़ है वो पूरी चेंज हो चुकी है. मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज चेंज हुई है. तो ऐसा कुछ भी अब बोल नहीं पाएंगे आज के वक्त में कि ये अगर पर्टिकुलर स्टॉक मैंने ले लिया तो मैं 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए लेके रखूँगा. बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, AI, सबको मालूम है AI आया है, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती जाएगी. तो हाउ टू पार्टिसिपेट इन दिस जर्नी पैसिवली, तो मैं मानता हूँ कि आप म्यूचुअल फंड का सहारा ले लो. म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करो, अच्छे फंड मैनेजर्स के ऊपर ट्रस्ट रखो. म्यूचुअल फंड ये ऐसा व्हीकल है कि अगर आपको एक पर्टिकुलर चीज़ में जाना है तो आपको वो पहुंचा देगा. इफ़ यू आर बेटर एट योर ओन ड्राइविंग तो आप खुद की गाड़ी लेके वहाँ पर तक जा सकते हो. लेकिन म्यूचुअल फंड के गाड़ी में बैठ जाओ, टिकट निकालो, फंड मैनेजर के ऊपर ट्रस्ट रखो, वो आपको आपके मंजिल तक पहुँचा देगा. ग्रेट. तो जैसे हम वॉरेन बफे के बारे में इतने पढ़ते आए, सुनते आए हैं, तो वो जब उन्होंने शुरू किया 16 साल की, उनको अवेयरनेस तब था कि इक्विटी की क्या स्ट्रेंथ होती है. करेक्ट. ये ना कई लोगों को नहीं होती है, उनको अवेयरनेस तब था और इसीलिए उन्होंने स्लोली इन्वेस्ट करके, अवेयरनेस से इन्वेस्ट करके, वो जब 50 के हुए, 60 के हुए, तब जाके वो दुनिया के वेल्दी वो कहलाए. एब्सोल्युटली. तो ये टाइम उन्होंने दिया है, ये नॉलेज उन्होंने डाला है. और ऐसे बहुत लोग हैं, राकेश झुनझुनवाला हैं, बहुत लोग हैं जिन्होंने ये वेल्थ बनाया है विद अवेयरनेस. ट्रू. तो ये क्या कहते हैं, हेतु इस पॉडकास्ट का यही था कि अवेयरनेस क्रिएट करें. तो मेरे ख्याल से जो आम लोगों के लिए एक होता है कि जैसा आपने कहा कि एक्सपर्ट होते हैं जो नॉलेज गेन करते हैं किसी एक्सपर्ट से, या पढ़ के या सुन के, जहाँ पे आज डिजिटल मीडियाज भी इतने हैं, आपको इन्फॉर्मेशन इतना मिल रहा है. लेकिन आपको ये बेसिक्स को पकड़ के रखना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे लग रहा है. अगर आपको साउंड वेल्दी और आपको एक क्या कहते हैं फाइनेंशियली साउंड रहना है लाइफ टाइम के लिए, तो जैसा आपने कहा कि इक्विटी है, इंश्योरेंस है, आगे वो है. तो मेरे ख्याल से इस पॉडकास्ट के लिए हम यहाँ रुकते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी ज़रूरी बात है कि अवेयरनेस होना. तो यही इसका मोटिव भी था. तो मेरे ख्याल से अगले मौके पर जब आएंगे आपको बुलाएंगे ही, मुझे लगता है, क्योंकि आई एम श्योर कि हमारे कमेंट्स में भी लोग कहेंगे कि इनको वापस बुलाओ. तो अगले उसमें हम ये बात करेंगे कि इसके जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, या थोड़ा सा इसको और स्पेशलाइज तरीके से इसका अवेयरनेस हम क्रिएट करेंगे अगले एपिसोड में. आपने अपना कीमती वक्त यहाँ दिया, आपका धन्यवाद. हम फिर मिलेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. मुझे आशा है कि ये पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगा हो, और अगर आपको फिर से इस बारे में जानकारी लेनी है तो आप अगली बार ये पॉडकास्ट देख के एक पेन और पेपर लेके ये सारे नोट्स आप लिखें, ताकि आप ये मुद्दे सारे ना भूलें. और ये पॉडकास्ट आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि उनको भी इसका लाभ मिले, उनको भी ये सारी समझ आए. और
आपको अगर कोई शंका है या आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे कमेंट्स में आप लिख भेजिए, हम समीर जी से फिर वो कमेंट्स के सारे उत्तर उनसे लेंगे और आपको हम शेयर करेंगे। चाहें तो हम एक और पॉडकास्ट उनके साथ कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बेसिक ज्ञान है, लेकिन इससे भी एक स्पेशलाइज्ड ज्ञान है कि कहाँ कहाँ कैसे इन्वेस्ट करना है, आपके पैसे को मल्टीप्लाई कैसा करना है, ये जो कंपाउंडिंग फैक्टर है कितना स्ट्रॉन्ग है, इसको कैसे किया जाए, ये भी हम ला सकते हैं अगले पॉडकास्ट में अगर आप चाहें। तो मेरी ये विनंती है कि उसके लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि ये कंटेंट और ऐसे बड़े आम हम फिर से ला सकें। और समीर जी को हम फिर इस पॉडकास्ट में लाएंगे, लेकिन उनको लाने के लिए उनको ये जानना ज़रूरी है कि लोगों को ये अच्छा लगा है। तो आपके कमेंट्स बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।